जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि दोस्तों लगातार आप जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए हम चला रहे हैं क्रांति यूट्यूब बैच। और हमेशा जैसा मैं कहता हूं कि आने वाले प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद की मैं बात क्यों ना करूं, आपको किसी भी ऑनलाइन कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी ऑफलाइन कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है फॉर प्रीलिम्स। अगर ऑनलाइन कोर्स करना ही है तो मेंस का करें, ऑफलाइन कोर्स करना ही है तो मेंस का करें। और अगर आप हमारे माध्यम से ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऐप इंस्टॉल करें, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल मौजूद रहती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारे क्रांति बैच की 7वें लेक्चर की ओर। आप देख सकते हैं कॉर्नर में भी लिखा हुआ है 7th लेक्चर, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 7th लेक्चर। जब हम पिछले लेक्चर में मुलाकात करी थी, छठे लेक्चर में, तो हमने अपने एक नया टॉपिक शुरू किया था जो कि मध्य प्रदेश सरकार की एक ऑफिशियल मैगजीन आती है, संदेश मैगजीन। तो पिछले 12 महीने की हम लोग संदेश मैगजीन कवर कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। और साथ ही साथ इस सीरीज में जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं आप उन सबको जाके सीक्वेंस में देखिए दोस्तों, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लेट कर दोगे आप तो फिर इतने सारे लेक्चर्स को कवर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आज हम अपना पार्ट नंबर 2 जो है इसका शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर दोस्त आपने हमारे चैनल पर ये वीडियो जाके नहीं देखी है तो इस क्रांति बैच को अटेंड करने का कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन कहानी हो जाएगी। पहले जाओ, समय निकालो अपने बिजी स्केड्यूल में से और ये वाली वीडियो आप चैनल पे जाके देखें, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली प्री 2025 को क्लियर करने के लिए आपको करना क्या है। ठीक है, अच्छा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो हमारा संदेश मैगजीन का वो पेज आ गया। मैंने कल भी आपको दिखाया था, ये मध्य प्रदेश सरकार की संदेश मैगजीन आती है और पिछले 12 महीनों में अप्रॉक्स 8 के आसपास मैगजीन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं। तो सबसे पहला हमारा मकसद ही यही है कि हम उन सबको पूरा करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे आज की हमारी पहली कहानी क्या है। तो दोस्तों आज की हमारी पहली कहानी, ऊपर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हमें कुछ पढ़ने हैं। बेसिकली मैगजीन में उन्होंने एक सेक्शन कवर किया था, आम नहीं खास है मध्य प्रदेश के आम। यानी कि मध्य प्रदेश के आम आम नहीं है, मध्य प्रदेश के आम खास है। तो यहां से हम कैसे अपने फैक्ट चुरा सकते हैं, आइए देखें। तो दोस्तों सबसे पहले मैगजीन में उन्होंने एक आर्टिकल कवर किया था, मैं थोड़ा अभी इसको और जूम कर दूंगा। एक आर्टिकल इन्होंने आम के रेफरेंस में कवर किया था, अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा का नूरजहां आम। पहले तो नाम ही याद कर लो, नूरजहां आम कहाँ का है? कट्ठीवाड़ा। और कट्ठीवाड़ा इलाका कहाँ आ रहा है? अलीराजपुर जिले में आ रहा है। ठीक है साहब, इतना याद कर पाओगे? अच्छा, उसके बाद अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं जूम, और आराम से जो है हम लोग इसको पढ़ना करते हैं शुरू। तो सबसे पहले सीधे मतलब उन्होंने तो ऊपर कहा है, आप ये शब्द देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि कल को मध्य प्रदेश को आम पर्यटन भी कहा जाने लगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इतने खास है मध्य प्रदेश के आम। तो ये उन्होंने थोड़ा सा एक बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री करवाई है आम की। हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा, अलीराजपुर जिले के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा का कौन सा आम? नूरजहां आम। दोस्तों नूरजहां आम को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, ऐसा इन्होंने यहां पर मैगजीन में मेंशन किया है। एक आम का वजन लगभग कितना होता है? तो लगभग 500 ग्राम से लेकर 2 किलो तक जो है एक आम का वजन जो है दोस्तों चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने नूरजहां आम कभी पढ़ा नहीं होगा, परंतु मैगजीन में है तो हमको इसको और अच्छे से जो है देखना है। 1 इंच के सॉरी, एक आम का वजन तो देख लिया 500 ग्राम से 2 किलो के आसपास, और एक आम की जो लगभग लंबाई रहती है वो 12 इंच तक जो है आम लंबा रहता है। उसके बाद आगे और देखें तो जनवरी से जनवरी से फूल आना शुरू हो जाता है और फरवरी के आखिर तक पेड़ फूलों से लद जाता है, और उसके बाद फिर आमों का जो है आना शुरू हो जाता है। खैर ये उतनी बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज क्या है हमारे लिए कि आखिर ये नूरजहां आम आया कहां से है। तो ये नूरजहां आम अफगानिस्तान से गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश जो है आया था,
और कट्ठीवाड़ा में ही कम से कम 37 वेराइटीज इस आम की देखने को मिलती है। नूरजहां आम का जो पेड़ होता है वो लगभग 60 फीट तक ऊंचा होता है और इस पेड़ पे करीबन एक पेड़ पर 100 के आसपास नूरजहां आम लटकते हैं। तो अलीराजपुर जिले का कौन सा इलाका था? कट्ठीवाड़ा। आम का नाम नूरजहां। आम का जो वजन है लगभग आधा किलो से लेके 2 किलो के आसपास तक का। आम का जो फूल है वो जनवरी में आना शुरू हो जाता है। बड़ा बेसिक सी बात है ये। आम एग्जैक्टली आया कहां से है? तो अफगानिस्तान से गुजरात आया, गुजरात से मध्य प्रदेश आया। एक नूरजहां आम का जो पेड़ होता है वो लगभग 60 फीट ऊंचा होता है और एक पेड़ पर लगभग 100 के आसपास नूरजहां आम आते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना हमको इसमें जानना था। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें जानने वाला। उसके बाद दोस्तों एक और देखो, रीवा के गोविंदगढ़ का सुंदरजा आम। कौन सा? रीवा। रीवा जिला याद रखो, और रीवा जिला का कौन सा इलाका है? गोविंदगढ़। तो रीवा जिले का गोविंदगढ़ का कौन सा? सुंदरजा आम। ठीक है, तो गोविंद, हरे राम हरे गोविंद। गोविंद तो मतलब हमारे कृष्ण जी, तो कृष्ण जी तो हैं ही सुंदर, उनसे ज्यादा पूरे जहान में कोई सुंदर नहीं है। तो सुंदर पूरे जहान में नहीं, तो सुंदर जा, जहान से जा और सुंदर से सुंदर, तो उनके जैसा जहान में कोई सुंदर नहीं है, तो सुंदर जा याद रह जाएगा। और किनके जैसा सुंदर नहीं है? गोविंद जैसा, तो गोविंदगढ़ याद रह जाएगा। ठीक है, तो रीवा का गोविंदगढ़ का सुंदरजा आम। आइए इसके बारे में देखते हैं। हो सकता है इसके बारे में भी पहले आप लोगों ने जरूर पढ़ा हो, लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारे पास यहाँ पे चर्चा में आया है तो हम आपको एक बार फिर इसको पढ़ा देते हैं। यहाँ पर अच्छे फैक्ट्स इसमें डाले हुए थे इन्होंने। पिछले साल यानी कि 2023 में, पिछले साल यानी कि 2023 में रीवा का जो गोविंदगढ़ है वहां पर सुंदरजा आम को जीआई टैग से नवाजा गया था दोस्तों। काय से नवाजा गया था? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई टैग से जो है नवाजा गया था। और जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने खुश होकर इस बात का ट्वीट भी किया था। अब यहां पर देखो एक अच्छा फैक्ट है, वर्ष 1968 में, कब? 1968 में सुंदरजा जो आम है ना, इसके ऊपर एक पोस्ट टिकट जो होती है ना, पोस्टल टिकट जो होती है, पहले चिट्ठी विट्ठी पे लगती थी, तो डाक टिकट भी जारी हो चुका है। तो ये आपका दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि किस आम के आधार पर एक डाक, किस नाम के बेसिस, नाम कह रहा हूं, किस आम के आधार पर एक डाक टिकट जारी हो चुका है मध्य प्रदेश में, तो वो सुंदरजा आम रीवा जिले के गोविंदगढ़ का। और 1968 में डाक टिकट जो है इसका लॉन्च हुआ था। ठीक है, जितना ये सुंदर होता है उतना ही ज्यादा इसका स्वाद भी होता है, लाजवाब होता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। आगे देखें, आगे और क्या कहानियां लिखी हैं इसके बारे में। गोविंदगढ़ के वातावरण में ही ये जो है पनपता है, सही बात है। मुझे यहां तक इसका याद है, इसकी कॉस्ट भी जो है काफी हाई रहती है, इसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी हाई रहती है। आगे देखते हैं क्या क्या मिलेगा। उसी के बाद हाँ, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये एक ठीक ठाक फैक्ट है। विटामिन ए और सी तो आम के अंदर होता ही है, आयरन से भी भरपूर होता है, ये भी सही बात है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, फिर तो और मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर कहानी है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो 1968 का याद रखना साहब। ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था ना वो यही था कि सुंदरजा आम गोविंदगढ़ का है, रीवा जिला, और 1968 में इस आम के ऊपर जो है डाक टिकट जारी हो चुकी है। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा। और हाँ, जीआई टैग भी इसको मिल चुका है 2023 में, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब सुनो, एक और आम का वहां पर मैगजीन में उन्होंने जिक्र दिया था, ये जबलपुर का मियाजाकी आम है। तो ये इसके भी फैक्ट बड़े खतरनाक खतरनाक है। क्यों? पहली बात तो है कहाँ का? तो जबलपुर का है, और ये सबसे महंगे आमों में से एक है, या फिर कहें कि ये सबसे महंगा ही आम है, मियाजाकी। एक आम की कीमत 20,000 रुपए। अब आप कहोगे भैया एक आम की कीमत 20,000 क्योंकि एक आम का वजन ही लगभग कितना होता है? 900 ग्राम होता है, मतलब काफी साइज में बड़ा होता है। और 900 ग्राम मतलब 1 किलो मान लो, तो 1 किलो आम की कीमत कितनी है? 20,000 रुपए, विच मेक्स इट अ वेरी कॉस्टली फ्रूट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो 3 लाख का भी बिकाए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 किलो मियाजाकी आम कितने लाख का बिका है?
3 लाख का, देखा 3 लाख का बिका है। अच्छा, एक और फैक्ट इसका याद रखना कि इस आम का जो रंग होता है वो कैसा होता है, यह लाल रंग का होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जबलपुर का वजन, कीमत, लाल रंग, ठीक है, इसको याद रखना। अब क्या है, अब क्या है कि ये जो मियाजाकी आम है ये कौन से देश का एक वैरायटी है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो मियाजाकी आम है ये जापानी आम की एक वैरायटी है, मतलब भैया इंपोर्टेड माल टाइप का चीज है ये, ठीक है। और ये जो मियाजाकी आम की वैरायटी है वैसे है तो जापान की, परंतु थाईलैंड और फिलीपींस में भी जो है ये होती है, ठीक है। जापान में इसे सूर्य का अंडा कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य का अंडा कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जापान में मियाजाकी आम को सूर्य का अंडा कहा जाता है क्योंकि इसका लाल दहकता हुआ जो रंग होता है। जबलपुर में मियाजाकी आम का उत्पादन कब से शुरू हुआ था, तो 1984 से जो है इसका उत्पादन हो रहा था। ये चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद एक चीज और देखना, जबलपुर से सटा हुआ एक गांव है जिसका नाम है डगडगा हिनौता गांव। कौन सा है, डगडगा हिनौता गांव। और इस गांव में तो आम के ये जो पेड़ है वो दूर से ही दिखाई देते हैं, और ज्यादातर इन आम के पेड़ के जो मालिक होते हैं ना, उनकी टेंशन पता है क्या होती है, सुरक्षा, कि कहीं चोरी ना करके ले गया। एक आम तोड़ के ले गया तो 20,000 रुपए चले गए, 10 आम तोड़ के ले गया तो 2 लाख रुपए चले गए। आप समझ रहे हैं बात को, तो बस इसमें इतना जानना है। 1984 इसका जान लो, जापान जान लो, वजन जान लो, जबलपुर का है, इसका रंग जान लो, लाल रंग होता है, ठीक है साहब। अच्छा, चलो आगे देखें, आगे क्या है। अब ये फिर मध्य प्रदेश में आम का जो भी कुल उत्पादन था उस पर जो है इन्होंने चर्चा डाल दी थी, एक नजर डाल दी थी, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 8 सालों में आम का उत्पादन से संबंधित जो है हमको कहानी देखनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो यहां पर, ओ गॉड लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद भी देख सकते हो क्या, थोड़ी देर चलो वेट करते हैं, लाइट आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन तुमको स्क्रीन तो नजर आएगी, स्क्रीन तो चली जाती है। तो 2016-17 में, कब, 2016-17 में मध्य प्रदेश में आम का जो उत्पादन रहा है वो कितना रहा है, 13.03 मैट्रिक टन। ये 2016-17 में रहा है। 2023-24 तक आते आते इसकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी हो गई है, 14.66 मैट्रिक टन। कितना, 14.66। ये ज्यादा याद रखना जरूरी है, 2016 में क्या था वो जरूरी नहीं है, 2023 में। ये लर्न करने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, 2016 में मध्य प्रदेश के अंदर आम उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो टोटल एरिया हुआ करता था वो लगभग 43,609 हेक्टेयर था। लेकिन अब चूंकि आम का उत्पादन अच्छा खासा बढ़ गया है तो ये इलाका भी काफी बढ़ गया है, ठीक है। अब कितना हो गया है ये, अब वर्तमान में इसका जो टोटल साइज है वो कितना हो गया है, तो वो भी बढ़ गया है ना, अब बढ़कर कितना हो गया है, 43,000 से ये 64,000। तो लगभग 64,000 इसको याद रख लो, 43,000 पहले जो है ये हुआ करता था, ठीक है। बस बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ये 2023 वाला याद रख लो, और एक ये वर्तमान का आम का कुल क्षेत्र याद कर लो। थोड़ा सा मैं लाइट आने का वेट करूंगा क्योंकि अंधेरे में ऐसे मज़ा नहीं आएगा, आप लोग मुझे नहीं देख पाओगे, है ना, और स्क्रीन बस दिखेगी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको पॉज करता हूँ, अगर लाइट आएगी तो फिर कंटिन्यू जो है इसको करूँगा। चलिए दोस्तों, लाइट वापस आ गई, इसको करते हैं यहीं से हम लोग स्टार्ट। तो हमने देख लिया आम के बारे में पूरा, 2023-24 का आंकड़ा आपको याद रखना है, और वर्तमान में आम का कुल क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश में ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, चलो आगे देखें। आगे क्या आई थी खबर, आगे खबर आई थी गोल घर में गुलशन ए आलम। अब ये मैंने, अब आप कहोगे सर यहाँ पर कौन सी शायरी करने वाले हो साहब, शायरी तो शायरी कर देंगे, शायरी भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। काश तकदीर भी जुल्फों की तरह होती, काश तकदीर भी जुल्फों की तरह होती। मैंने आज से कुछ दिन पहले अपने कुछ विद्यार्थियों को सुनाया था तो उनको बड़ा पसंद आया, तो बना है माहौल तो सुन लो। काश तकदीर भी जुल्फों की तरह होती, जब बिगड़ती तब सवार लेते, परंतु ऐसा नहीं है। चलो खैर देखते हैं। तो गुलशन ए आलम, दोस्तों भोपाल में ये एक बिल्डिंग है जिसका नाम है गोल घर, और रिसेंटली मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका बेसिकली क्या किया है, रेनोवेशन किया है।
मतलब इसको वापस से सुधारा है, लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए, सॉरी 4 से 5 करोड़ रुपए जो है खर्च करे हैं और इसकी पूरी मरम्मत और इसका पूरा नया रंग रूप जो है इसको दिया है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे लगा था ना, वो एक चीज तो ये कि गोल घर कहाँ पर है, तो भोपाल में है। तो हो सकता है ज्यादातर विद्यार्थी इसको कर लेंगे, परंतु परंतु यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनना आप, कि इसका जिक्र आया क्योंकि इसका रेनोवेशन हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर फैक्ट इंपॉर्टेंट ये लगा, मुझे यहाँ पर जो फैक्ट इंपॉर्टेंट लगा वो ये लगा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भोपाल में गोल घर है, भोपाल में गोल घर है, तो भोपाल में गोल घर है, तो भोपाल में गोल घर का जो मूल नाम था वो था गुलशन ए आलम। क्या नाम था? ये था इसका गुलशन ए आलम इसका ओरिजिनल नाम है। चूंकि इसकी बनावट गोल है तो बाद में इसका नाम गोलघर जो है पड़ गया था। तो ये आपका हो गया यहां पर फैक्ट नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 19वीं सदी में उस समय की भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां बेगम ने। तो ये इसका मुझे दूसरा फैक्ट लगा। तुम आई होप कि आपको भी इंपॉर्टेंट लगा होगा गोल घर का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, कब किस सदी में बना था, किसने बनवाया था। तो हो सकता है कि ये उन्होंने मैगजीन में डाला है, चर्चा में हो सकता है, तो पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ओके। उसके बाद इसमें बाकी तो और कुछ नहीं था। यहाँ पर एक इनका मुझे स्वर्गवासी श्रीमती मालती जोशी, तो स्वर्गवासी श्रीमती मालती जोशी इनका हाल ही में दोस्तों जो है देहांत हो गया था, स्वर्गवास इनका हो गया। और साहित्य के जगत में इन्होंने मराठी भाषा और हिंदी भाषा में लगभग 60 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। तो ये साहित्य के क्षेत्र में किन दो भाषाओं में जो है इन्होंने अपना योगदान दिया है? तो एक इन्होंने जो है हिंदी भाषा में, एक इन्होंने हिंदी भाषा में अपना योगदान दिया है, और दूसरा दोस्तों मराठी भाषा में इन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है, अच्छा। अब इनसे संबंधित जो मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा था दोस्तों वो ये लगा था कि लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में सन 2018 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर प्रश्न कैसे बन सकता है कि श्रीमती मालती जोशी, श्रीमती मालती जोशी जिन्हें वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो इनका संबंध किस जगत से है? क्या इनका संबंध जो है नाट्य क्षेत्र से है, या साहित्य क्षेत्र से है, या चित्रकला के क्षेत्र से है, या संगीत के क्षेत्र से है? तो वहां पर इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो इनका जो संबंध है साहित्य के क्षेत्र से है, और 2018 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, स्वर्गवासी श्रीमती मालती जोशी। तो एक ये चीज़ मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगी थी। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो आर्टिकल है ये मैंने अपने इसी क्रांति बैच में शुरू के जो 5 लेक्चर हैं, जब मैंने उसमें बजट पढ़ाया था 2024-25 वाला मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। लेकिन वापस से मुझे मैगजीन में इसका चर्चा दिखी, तो मैंने सोचा कि वापस से क्यों ना इसको जो है इंक्लूड कर लिया जाए। ये बेसिकली कुछ कहानी नहीं है, बड़ी सिंपल सी कहानी है कि 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। कहां कहां पर? सागर, खरगोन और गुना। और फिर इनका नाम पता होना जरूरी है। सागर में जो यूनिवर्सिटी बनेगी उसका नाम क्या होगा? तो उनका नाम होगा, यूनिवर्सिटी का नाम रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, ये सागर में बनेगी यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्रांति सूर्य टांटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन, ये खरगोन में बनेगा। उसके बाद क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना। तो ये 3 आपको नाम अपने जहन में रखने। जिन्होंने बजट वाला लेक्चर देखा होगा उन्हें पहले से ये पता होगा, और आपको नहीं पता है तो आप यहां से सीख लें। मैं एक चीज बताना चाहता, कई दफा स्टूडेंट जो है पिछले 10-12 साल में एक ऐसी चीज का आविष्कार हुआ है जिसे कहते हैं दोस्तों हम पीडीएफ। अरे भैया पीडीएफ तुम डिमांड तो करते हो, लेकिन इतनी कितनी पीडीएफ पढ़ोगे? जो चीज तुमने हैंड रिटन बनाई है, देखो
मेंस का जब मैं अपना ऑनलाइन कोर्स पढ़ाता हूं तो मैं उसमें 80% पीडीएफ देता हूं। मैं कहता हूं स्टूडेंट से आप पीडीएफ का प्रिंट निकलवाओ, लेक्चर देखो, और उसी पीडीएफ में जो मैं लिखवाता हूं लेक्चर के दौरान वो 20-25% सारा एक्स्ट्रा माल लिखो। तो पीडीएफ का काम मेंस के लिए समझ में भी आता है, क्योंकि वो पीडीएफ भी हमने उसको प्रॉपर शॉर्ट फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है। अब यहां पर एक नॉर्मल एक क्रांति बैच लगातार चल रहा है, यहां पर आप कम से कम पीडीएफ की डिमांड ना करिए। फैक्चुअल चीजें हैं, इनका आप लिखित में नोट्स बनाओगे तो समय कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है। कोई मेंस नहीं है कि आपको कथाएं लिखनी है, शॉर्ट है, फैक्ट है, टू द पॉइंट है, प्रिसाइज है। अपना एक सेपरेट रजिस्टर बनाओ बिल्कुल फ्रेश, उस पर लिखो बड़ा बड़ा क्रांति बैच एमपीपीएससी प्री 2025, और शुरू से पहले लेक्चर से लग जाओ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्या दिक्कत है? तो इतना परेशान ना हुआ करो। ये 3 यूनिवर्सिटी याद कर पाओगे आप। उसके बाद दोस्तों ये भी मैंने कवर किया था बजट में, फिर से क्यों कवर कर रहा हूं, मुझे लगा कि भैया थोड़ा सा मुझे इसमें एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट दिख रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा इसको कवर कर दूं। आने वाला जो 2024-25 का वर्ष है, आने वाला जो 2024-25 का वर्ष है, उसे मध्य प्रदेश की सरकार किस वर्ष के रूप में बना रही है? तो गौवंश रक्षा वर्ष। ठीक है, गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में बना रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। और इसकी स्टार्टिंग कब से की है? तो इस साल की 9 अप्रैल 2024 से लेकर अगले साल के 29 मार्च 2025 तक। ये फैक्ट एक्स्ट्रा है जो बजट में हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने इस न्यूज को वापस से इंक्लूड कर लिया, जस्ट इन केस कि आप में से कोई बजट का लेक्चर नहीं देख के आया तो उसको भी पता हो जाए। और जो नई कहानी है कब से, इस साल का 9 अप्रैल 2024 से लेकर अगले साल का 29 मार्च 2025। याद रखना सरल है, क्योंकि महीने भी आगे पीछे के हैं और दोनों के लास्ट में 9 भी आपको देखने को मिल रहा है। एक बार रिपीट करेंगे, 9 अप्रैल 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक। ठीक है, एक दो बार दोहराएंगे तो आराम से जो है हमें उसमें याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हाँ, ये भी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे कवर हुई, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले से इसको डेफिनेटली पढ़ा भी होगा। तो मध्य प्रदेश के 6 धरोहर यूनेस्को की अस्थाई सूची में, देखो यूनेस्को की ये परमानेंट लिस्ट नहीं है, ये यूनेस्को की टेम्पररी लिस्ट है, अस्थाई सूची। अभी इनको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया नहीं गया, जो टेम्पररी लिस्ट है उसमें डाल दिया गया, भविष्य में हो सकता है शामिल भी हो जाए। तो मध्य प्रदेश के 6 हेरिटेज साइट को, 6 स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेम्पररी लिस्ट होती है उसमें जो है शामिल किया हुआ है। वहां पर आप देख भी सकते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उसकी कौन सी वाली लिस्ट? टेम्पररी, अस्थाई वाली सूची। किस किस को शामिल किया गया है आइए देखते हैं। तो टोटल 6 हेरिटेज साइट्स को, 6 धरोहरों को शामिल किया है। पहला क्या है? पहला साहब ग्वालियर का किला, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद धमनार का ऐतिहासिक समूह, ग्रुप ऑफ धमनार केव्स, ये दूसरा हो गया आपका। उसके बाद भोजपुर का जो भोजेश्वर मंदिर है, बिल्कुल सही, ये भी बढ़िया, ये तीसरे नंबर का हो गया। उसके बाद चंबल घाटी के जो रॉक आर्ट शेल्टर्स हैं, जो रॉक कला स्थल है, चौथा ये हो गया, चंबल का भी यहां पे जिक्र हो गया। उसके बाद बुरहानपुर का खूनी भंडारा। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका नाम खूनी दरवाजा है? ठीक है, इन्होंने लिखा है तो ओके मान लेते हैं, बुरहानपुर का खूनी भंडारा। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद रामनगर मंडला का गोंड स्मारक, रामनगर मंडला का गोंड स्मारक। तो ये क्या हो गया? 6 हो गया। इन 6 के 6 को आपको याद रखना है, एक बार दोहराएंगे। ग्वालियर का किला हो जाएगा, बढ़िया। उसके बाद जो धमनार का ऐतिहासिक समूह है वो हो जाएगा, भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा। उसके बाद चंबल घाटी का, ये इंपॉर्टेंट है, चंबल घाटी की जो रॉक आर्ट शेल्टर्स हैं, रॉक कला स्थल है, वो हो जाएगा। उसके बाद आपका बुरहानपुर का खूनी भंडारा हो जाएगा। और उसके बाद रामनगर मंडला का जो गोंड स्मारक है वो हो जाएगा। ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, जरूरी है। हो सकता है कि सिंपल इतना ही प्रश्न पूछ ले कि कितने धरोहरों को जो है शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की, और वो भी टेम्पररी लिस्ट में। तो 6 तो हो सकता है बस संख्या ही पूछ ले, नाम पूछ ले तो नाम भी अपने को याद रखना है। ठीक है, एक दफा नाम की रीडिंग कर लेंगे तो कम से कम ये तो पहचान पाएंगे कौन सा था कौन सा नहीं था। ऑप्शन देगा तो आप आराम से क्लिक कर लोगे उस चीज को। ठीक है साहब? अच्छा देखो,
यहां पर क्या लिखा था, यहां पर एक आया था ये आर्टिकल कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क की फिल्म अजय ध्वजा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। तो पहली बात तो मूवी का नाम क्या है, तो मूवी का नाम है अजय ध्वजा। पहला फैक्ट ये हो गया। किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क डिपार्टमेंट है उनके द्वारा बनाई गई है, ठीक है। ये आपका दूसरा फैक्ट हो गया, ठीक है। दो फैक्ट ये हो गए। आइए तीसरा फैक्ट देखते हैं। तो हाँ, अजय ध्वजा तो ये कहां पर शामिल हुई है, तो सुनो, 18वें नंबर का MIF, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं मिफ। तो 18वें नंबर का मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, कौन से नंबर का, 18वें नंबर का। तो ये हो गया आपका फैक्ट नंबर 3। नाम क्या है, नाम है मिफ, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये फैक्ट नंबर 4 हो गया। और इसमें विश्व की कुछ चुनिंदा फिल्म जो है सेलेक्ट की जाती हैं। तो ये हुआ कब था, इसका शुभारंभ हुआ था 15 जून को। ये खैर उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा भी पूछ लेगा। तो 4 फैक्ट तो साहब अपने ये हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या फैक्ट है यहाँ पर, और फैक्ट ये है कि जो फिल्म अजय ध्वजा है इसका कौन सी कैटेगरी में चयन हुआ है। तो फिल्म अजय ध्वजा का भारत अमृत काल में ये कैटेगरी बनाई गई थी फिल्म्स की, भारत अमृत काल, यानी कि भारत अपने अमृत काल में अपने स्वतंत्रता के आसपास जो है कैसा क्या था, तो उसकी पूरी कहानी जो है यहाँ पर बताई गई है ना, अजय ध्वजा मूवी में। तो कैटेगरी का नाम याद रखना, इसको मैं बोल देता हूँ फैक्ट नंबर 5। और फिल्म में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की गौरव गाथा और इतिहास का विस्तार से संगीत के रूप में जो है पूरा चित्रण किया गया। बहुत एक नंबर जो है मूवी को डिजाइन किया गया है, ठीक है। फिल्म का निर्देशन और छायांकन यानी कि डायरेक्शन किसने किया है, मध्य प्रदेश माध्यम के फिल्म प्रभाग के प्रमुख संजय विजयवर्गीय। यानी कि इस पूरी पूरी फिल्म का जो डायरेक्टर साहब हैं वो कौन है, बेसिकली सिंपल इतना याद रखो। फिल्म का नाम अजय ध्वजा, कौन सी कैटेगरी में जीती है ये, कौन सी कैटेगरी मतलब इसको पेश किया गया है, तो भारत अमृत काल वाली कैटेगरी में। कहां पेश किया गया है, 18वें नंबर का मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है इसको पेश किया गया है। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर साहब का नाम याद रखो क्योंकि इनका नाम जरूरी है, क्योंकि इनको पहले भी अवार्ड्स मिल चुके हैं और इनके द्वारा बनाई गई कई फिल्म नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड लेके आई हैं दोस्तों, ठीक है। नाम याद रखेंगे क्या है, संजय विजयवर्गीय, ओके। अच्छा, तो 6-7 फैक्ट अपने ये हो गए यहां पर। और उसके बाद एक और फैक्ट देखो कि संजय विजयवर्गीय जी को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सिंहस्थ सेवा सम्मान 2016 भी मिल चुका है। यह आपका एक और फैक्ट हो गया। उसके बाद इनको जो है नमामि नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा सम्मान 2017 ये भी इनको मिल चुका है। ये भी एक और फैक्ट हो गया। तो एक कौन सा है, सिंहस्थ सेवा सम्मान, वो कब मिला है, 2016 में। और नमामि देवी नर्मदा सेवा वो कब मिला है, अगले ही साल 2017 में, ठीक है। ये आपको याद रख पाएंगे, बहुत बढ़िया। बस ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो याद रख लोगे आप इसको। आगे और देखें। आगे है मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर कभी कभी नाम में सो जाता है, मोहन यादव ठीक है, क्योंकि पीछे वो विजयवर्गीय चल रहा था ना दिमाग में, तो थोड़ा सा स्लिप हो गया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल के गौरव दिवस पर क्या दी, शुभकामनाएं दी। भोपाल का गौरव दिवस कब मनाया जाता है साहब, तो अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा, भोपाल का गौरव दिवस मनाया जाता है 1 जून, ठीक है। 1949 में कुछ ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ था, पहले तो आप ये सुनो, ठीक है। 1949 में 1 जून को भोपाल के जो नवाब थे, हजीमुल्ला नाम था उनका, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हजीमुल्ला ही कुछ नाम था, हमीजुल्ला था या हजीमुल्ला था, ऐसा मुझे एक बार क्रॉस कंफर्म करना पड़ेगा। खैर दोनों में से ही कोई एक था, मैं उसका क्रॉस कंफर्म जो है जरूर करूंगा। हजीमुल्ला नहीं, हमीदुल्ला, हाँ ऐसे ही कुछ नाम था। अब भैया हम एमपी जी के तो उतने बड़े वाले मास्टर नहीं हैं,
ये तो एमपी जीके का थोड़ा सा मिसलेनियस वाला सेक्शन है, इसीलिए क्योंकि एमपी जीके का जो सेक्शन है वो आस्था मैम का है, तो उसके इतिहास में मुझे थोड़ा सा पढ़े हुए मुझे उसका समय हो गया है। हाँ तो हमीदुल्ला, 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 ठीक है। चलो, तो हमीदुल्ला जो नवाब थे, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था, यानी कि कुछ नहीं, कि अब हम भारत का हिस्सा बनने को तैयार हैं, ठीक है। तो भारत का हिस्सा बनने के लिए भोपाल रियासत ने, भोपाल प्रिंसली स्टेट ने कब हामी भरी थी? 1 जून 1949 को। इसीलिए भोपाल का जो गौरव दिवस है उसे हम कब मनाते हैं? उसे हम 1 जून को मनाते हैं। सिंपल इतनी कहानी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। आओ तो बस आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मैं ये मैगजीन कवर कर रहा हूँ ना, सबसे लेटेस्ट वाली जो उन्होंने जून का एडिशन निकाला है, वो ऑलमोस्ट अपने एंड पर है। ऐसा कुछ उसमें खास और बचा भी नहीं था, सारा निचोड़ लिया, ठीक है। इससे पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें फैक्ट की संख्या तुलनात्मक काफी ज्यादा थी, क्योंकि मैगजीन के स्टार्टिंग वाले पोर्शन में थोड़ा सा फैक्ट दे देते हैं। इनफैक्ट आज तो मैंने ये ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ा, क्योंकि कभी कभार कोई फैक्ट आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन वो हमेशा उतना आसान होता नहीं है। तो ये चीज सोच के मैंने ऐसा नहीं किया कि नहीं भैया ये तो आसान है, इसको छोड़ो, जाने दो, क्यों पढ़ाना, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत भी आसान है तो भी आप उसको करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, बढ़िया, 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 बढ़िया। यार एक चीज मैं आपको बोलूं, 1 मिनट रुकना। जो हमीदुल्ला जी थे ना, उन्होंने 30 अप्रैल 1949 में दस्तखत करे थे। 30 अप्रैल 1949 में उन्होंने साइन किए थे, और साइन करने के बाद 1 जून से भोपाल अखंड भारत का एक हिस्सा जो है बन गया था, ठीक है। अब ठीक है अब ऑल ओके साहब। तो अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक अपना बढ़िया तरीके से रजिस्टर इसका बना के रखिए, सारे फैक्ट्स नोट डाउन करते चलिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते चलिए। और जिस वीडियो का जिक्र मैं करता हूं हमेशा लेक्चर की स्टार्टिंग में, उस वीडियो के अनुसार फॉलो करिए साहब, उस वीडियो के अनुसार बुक लिस्ट फॉलो करिए। रिमेनिंग टाइम के अनुसार बुक के पेजेस जो है आप पढ़ें अपना दिमाग लगा के, क्योंकि हर चीज, हर स्ट्रेटेजी हम बना के नहीं दे सकते, जितनी कोशिश है उतना पूरा करते हैं। बाकी व्यक्ति की अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है, उसके अनुसार जो है उसको चलना पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आपको सच में आप सीरियस प्रिपरेशन चाहते हो, तो आप इस बात को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते कि हम मेंस ना पढ़ें तो भी हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपको साथ में मेंस भी पढ़ना पड़ेगा। अब मेंस कैसे पढ़ना है उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, प्रीलिम्स के जस्ट ऊपर वाली वीडियो है वो, तो उसको भी आप जाके जरूर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर।